those things that we have studied in the last class. थोड़ा सा क्वेश्चन बना लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि लास्ट क्लास में जो चीजों को मैंने देखा बताया था आप लोगों को उसी की कंटिन्यूएशन चलेगी। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आई सपोज ऑडियो वीडियो सबकी क्लियर होगी ऑब्वियसली। तो सॉल्यूशन इज अ डैश मिक्सचर, सॉल्यूशन कैसी मिक्सचर होती है? होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। यस, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है जिसमें प्रॉपर्टी थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। A binary solution contains dash component, एक binary components solution कितनी सारी? 2 components। यस, और कोई आंसर दीजिएगा, एक ही बच्चा आंसर में दो। Solvent is always present in largest quantity। बेटा आप आंसर मत दो, मैं बोल रहा हूँ मुझे और आंसर देने के लिए। Anybody else? और कोई बच्चा नहीं है क्या? Dash types of binary solutions are possible। अच्छी क्वेश्चन। कितने टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस हो सकते हैं? Dash types of binary solutions are possible। 9 types, yes। 3 states of matter है, सब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, 9 types of binary solution बनी। Okay, give an example of solution, solid solution। कोई? Alloys, yes, very good। Alloys are example of solid solution। Example है brass दे देना या bronze दे देना, कुछ भी चलेगा। लिक्विड गैस सॉल्यूशन, कोई भी नहीं मालूम? अरे लिक्विड गैस सॉल्यूशन क्या होती है? एग्जांपल सर शेविंग क्रीम। हाँ, क्या बोल रहे हो? शेविंग क्रीम। लिक्विड गैस क्लोरोफॉर्म। से क्लोरोफॉर्म। नाइट्रोजन, मिक्स क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, फॉर्म इन नाइट्रोजन। गैस एयर। Air is a mixture of gas and gas। एयर एक मिक्सचर होती है, गैस और गैस की मिक्सचर है एयर। ओके, differentiate between aqueous and non-aqueous solution। aqueous और non-aqueous solution में differentiation। Sir, aqueous solution, a solution that has been prepared in water is known as aqueous solution. Non-aqueous solution, a solution that has been prepared in some other solvent except water। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी आंसर थी, गुड। और इसका आंसर आई था तो सब बच्चे को मालूम होगा, सब लिख सकते हैं, डिस्कस की हुई है ये सारी चीज। नेक्स्ट वन इज अ सॉल्यूशन, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट की जो पार्टिकल होती है सॉल्यूशन, सॉल्यूट की जो साइज होती है सॉल्यूशन में इज लेस देन डैश मीटर और डैश नैनोमीटर। Sir, less than 1 nanometer or 10 to the power minus 9 meter nanometer। Very good। It's less than 1 nanometer या 10 to the power minus 9 meter, दोनों एक ही वैल्यू है। लेस देन a solution dash scatter light। Sir, does not। Solution cannot scatter light। Solution light को scatter नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि बेटा सिंपल सी बात सोचो, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज होती है वो काफी छोटी होती है, जब उससे लाइट पार हो जाता है। ओके, सॉल्यूशन कैनॉट scatter light। The solute particle of solution dash pass through filter paper। सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन के होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास कर लेंगे कि नहीं करेंगे? सर पास कर देंगे। यस, पास कर लेंगे। यस, कैन पास, वेरी गुड, कैन पास।
पास कर जाना, इतना छोटा होता है कि उसमें अटकता है ही नहीं, निकल जाता है। एक छोटी सी और क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से, ये तो एक रिवीजन नोट्स टाइप का हो जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे टेक्निकल बेसिस। तो इन सब का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है ना। आप या इन सब क्वेश्चन को देख लो, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है ना सर। और ठीक है। और दूसरी बात, एक छोटी सी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, यदि मैं सॉल्यूशन को घंटों या मतलब सालों छोड़ दूं, मतलब एक शुगर का सॉल्यूशन है, चीनी का सॉल्यूशन है, टेम्परेचर के कंडीशन को मैं सेम रखूंगा और उसको मैं छोड़ दूंगा, तो क्या चीनी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे? No, sir. नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन होती है वो एक स्टेबल चीज होती है, तो सॉलिड पार्टिकल है ओवर ऑल में तैरते रहता, अपना मिक्स्ड है इंटर पार्टिकल स्पेस के, ओके, तो वो बैठेगी नहीं, तो इसलिए सॉल्यूशन को स्टेबल बोला जाता है। एक अच्छी क्वेश्चन पूछी जाती है अक्सर कि व्हाई आर सॉल्यूशंस स्टेबल, सॉल्यूशन को हम क्यों बोलते हैं कि वो स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि व्हेन यू लीव a solution undisturbed, the solute particle does not settle down, solute particle नहीं बैठेगी, ओके। तो ये दिमाग में रखना, एक अच्छी सी क्वेश्चन आ सकती है सॉल्यूशन, ओके। आई सपोज द आइडिया इज क्लियर, क्वेश्चंस देख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि कुछ थोड़ी वीडियो की प्रॉब्लम हुई थी कुछ बच्चों की, उसको रीडिस्कस करवाना। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको थोड़ा सा बिगनिंग से, क्योंकि कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुछ बच्चों को लास्ट में। तो वी विल डिस्कस द टॉपिक फ्रॉम हियर ओनली, सैचुरेटेड, unsaturated and supersaturated solution. चलिए, तो अच्छी सी क्वेश्चंस पूछी जाती है, कभी-कभी स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या फर्क है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इसको पहले एक एग्जांपल से समझो। सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है ना, हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में मैं कुछ पानी रखता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, उसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स डाल रहा हूं, ठीक है, मैं इसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल मिला रहा हूं, अंडरस्टूड। अब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल इसके अंदर में जा रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रॉड के थ्रू, एक ग्लास रॉड है, दिस इज अ ग्लास रॉड, उसके थ्रू हम मिलाते रहते हैं, इसके अंदर ग्लास, हम लोग डालते जा रहे हैं, मिलती जा रही है, डालते जा रहे हैं, मिलती जा रही है, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि और NaCl हम लोग डाल रहे हैं तो वो नहीं मिल, ठीक है ना, हम लोग डालते जा रहे हैं, वो मिलते जा रही है, और एक ऐसा पॉइंट आया कि और अब डाल रहे हैं इसके अंदर में तो और नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पानी में जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी था NaCl को लेने का वो उसके अंदर में एंटर हो चुका, ठीक है। अब आप एक्स्ट्रा डालोगे तो वो बैठ जाएगी नीचे, तो पर्टिकुलरली हम लोग जो मिला के फिर सॉल्यूशन जो बना लिए हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन किया हुआ है अपने अंदर, जो एक्स्ट्रा बैठ रहा है उस मतलब उससे पहले सैचुरेशन इसकी रीच हो चुकी है,
ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पार्ट देखिए तो द मैक्सिमम अमाउंट of solute, maximum amount of solute, NaCl को solute समझ, the maximum amount of solute that can be dissolved सॉरी बेटा ये मैं डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट लिख दिया, ओके मैं इरेज कर रहा हूं इसको, a solution that maximum amount of solute and no more of the solute can be dissolved at that temperature. ध्यान से देखो, ठीक है ना, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें मैं मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूट जो मिलाना है वो मैं मिला चुका हूं, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूट जितना मिलाना पॉसिबल है मैं मिला चुका हूं, एंड नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और उसमें और ज्यादा सॉल्यूट मिलाना पॉसिबल नहीं है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट दैट टेम्परेचर, अंडरस्टूड। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वेरी सिंपल में इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम मिला चुके हैं और हम उसमें नहीं मिला सकते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर। बहुत सिंपल में और कुछ नहीं है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखिए, मानो आपने पानी लिया है और स्टार्टिंग में सोडियम क्लोराइड मिलाना है, ठीक है ना, मिला रहे हैं तो स्टार्टिंग में मानो थोड़ा सा डालोगे और जब डालोगे और मिलते रहेगा और डालोगे और मिलते रहेगा, है ना, स्टार्टिंग में आप डालते रहोगे तो मिलता रहेगा। तो मतलब जिस पॉइंट में सैचुरेशन रीच हो चुका है उससे पहले वाले पॉइंट में यदि हम और डाल पा रहे हैं इस गिवन सॉल्वेंट में तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सिंपल वर्ड में कि उसमें और सॉल्यूट मिलाना पॉसिबल है, वेरी सिंपल। ओके, a solution in which more of the solute मतलब और सॉल्यूट, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है, a solution in which more of the solute can be dissolved at a given temperature। एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट मिलाना पॉसिबल है, वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। जैसे एक मतलब मानो कंटेनर बड़ा सा है, उसमें आपने 1 चम्मच पानी मिलाया है, ठीक है ना, सॉरी 1 चम्मच चीनी मिलाया, तो उसमें और 2 चम्मच मिलाओगे तो मिल सकता है आराम से। तो जब 1 चम्मच मिलाया हुआ हूं तो उस पॉइंट पे वो अनसैचुरेटेड, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल मिलाना है मैंने मिला दिया, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। वेरी सिंपल। और एक है थोड़ी कॉन्सेप्चुअल वाली चीज, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान से समझिए। ध्यान से समझिए, ठीक है।
ये वाला एक सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, ठीक है। तो आपको मालूम है कि मैं पानी को गर्म करूंगा तो चीनी और ज्यादा इसमें मिला सकता हूँ, चीनी या नमक बोलो, और ज्यादा मिला सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मानो 100 डिग्री सेल्सियस पे इस पे x ग्राम सॉल्यूट मिला हुआ है, ठीक है। 100 ग्राम सेल्सियस पे x ग्राम इसमें मिला हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज करूंगा तो और पॉसिबल है कि इसमें मैं NaCl मिला सकूं। तो मानो कि मैंने x प्लस y ग्राम मिला दिया, टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, 100 डिग्री सेल्सियस पे x ग्राम मिली हुई है, टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो और मिल सकता है उसमें। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसमें x प्लस वाई ग्राम होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको धीरे धीरे ठंडा करता हूं। ये जो x प्लस वाई ग्राम मिली हुई है इस पे, अब मैं इसको धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, कूल कर रहा हूं, ठीक है। एकदम धीरे धीरे कूल कर रहा हूं, बिना डिस्टर्ब किए, आस्ते आस्ते कूल कर रहा हूं, बिना डिस्टर्ब, इसको हिला डुला नहीं रहा हूं, कूल कर रहा हूं आस्ते आस्ते। और मैं ठंडा कर दिया, ओके। ठंडा किया कहां पे, एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पे उसे ले आया। पहले मानो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करके 110 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, 110 डिग्री सेल्सियस पे x प्लस वाई ग्राम, फिर मैं आस्ते आस्ते ठंडा किया और आस्ते आस्ते ठंडा करके फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिया, एकदम आस्ते आस्ते ठंडा किया। और इतना आस्ते आस्ते ठंडा किया और ना ही इसको हिलाया डुलाया, इस सॉल्यूशन को पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ इसके। और ये जो y ग्राम एक्स्ट्रा है वो उसके अंदर में ही रह, ओके। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली ये रख सकता है x ग्राम, बट हमने थोड़ा सा इस सॉल्यूशन को बुड़बक बनाया, हीट किया, एक्स्ट्रा मिला दिया और एकदम हल्का हल्का ठंडा किया, इसको पता ही नहीं चलने दिया कि कुछ हुआ। तो ये जो y ग्राम एक्स्ट्रा है इसके अंदर में रह जाता, वो बैठता नहीं, ओके। तो एक ऐसी सॉल्यूशन, a solution that contains more of the solute dissolved than under normal condition at that temperature, उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड, सॉरी उसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट मिला हुआ है, और ज्यादा सॉल्यूट मिला हुआ है देन नॉर्मल कंडीशन पे उसमें जो मिल सकता है, ओके। समझ गए। और ये बहुत अनस्टेबल होती है, अब थोड़ा सा हिला डुला दोगे तो इससे पता चल जाता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गड़बड़ी किया गया है, तो फिर जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो बाहर निकलता है, ठीक है। ये बहुत अनस्टेबल होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है, सॉल्यूशन स्टेबल होता है, ओके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल है, उसके अंदर ही में रहेगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा हिला डुला दोगे तो उसको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ किया गया, तो एक्स्ट्रा वाला सॉल्यूट बाहर निकलता है, ओके। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल पार्ट की सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी काफी आपको एप्लीकेशंस आएगी हायर क्लासेस में, बट फिलहाल दिमाग कुछ नहीं लगाना, इसमें सिंपल में समझ लो कि उसमें ज्यादा मिला दिया गया है, किस तरह टेम्परेचर को बढ़ाया गया पहले और फिर आस्ते आस्ते बिना डिस्टर्ब किए हुए उसी टेम्परेचर पे ला दिया गया, तो वो एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट मिला था वो उसके अंदर रह गया, ओके। तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां मोर ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व है अंडर नॉर्मल कंडीशन से कंपेयर करना, ओके। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। किसी को कोई डाउट इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं टॉपिक को आगे ले जाऊंगा। सुपर सैचुरेटेड कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना बेटा?
कि मतलब उसको धोखा देके थोड़ा सा ज्यादा मिला दिए उसके अंदर, नॉट टेम्परेचर को ठंडा कर। ओके, और हिलाओगे डुलाओगे तो फिर बाहर निकल जाए। तो यही कहानी है। कोई दिक्कत कि आगे बढ़ूं? नो सर। अच्छा, आज बहुत बच्चा लेट ज्वाइन किया, क्या कारण? जो बच्चे लेट आए हैं जल्दी बताइएगा मुझे, क्या कारण है लेट आने का? कोई कारण नहीं है? सर मेरा दूसरा ट्यूशन था सर, इसीलिए लेट हो। दूसरा ट्यूशन था इसलिए लेट हो गया बेटा, तो एक ही ट्यूशन पढ़ो, दूसरा ट्यूशन मत पढ़ो, ठीक है ना? अंडरस्टूड? नहीं तो ना उधर समझ आएगा ना इधर समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। और दूसरे बच्चे? सर बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं आज, क्या रीजन है जल्दी बताओ। सर स्टूडेंट कोड नहीं मिला। क्या हो रहा है? स्टूडेंट कोड। सर स्टूडेंट कोड नहीं था। अच्छा, स्टूडेंट कोड नहीं था ना आप लोग के पास, तो वही गलती करो, पहले स्टूडेंट कोड ले लिया करो बेटा। चलिए ठीक है, समझ आ गई? वैसे मुझे लगता है कि ये दो टॉपिक तो डिस्कस हुई थी, यही टॉपिक के आसपास डिस्कस नहीं हुई थी और सारे बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं, सबको समझ आ गई। चलो solubility। solubility क्या होता है देखते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत एप्लीकेशन है, ध्यान से समझना। द मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be dissolved in 100 grams of the solvent at that temperature। ओके, तो सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइन होती है, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसाइड होती है। सॉल्युबिलिटी मतलब आपको तो मालूम ही होगा कि टेम्परेचर कम रहती है तो कम मिलेगा, और ज्यादा कर दोगे टेम्परेचर तो ज्यादा मिल सकती है। मतलब जनरली बात कर रहा हूँ, ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ आपके लेवल में कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी और घटा दो तो घट जाती है, ऐसा जनरल आपके लेवल की बात होगी। कुछ केसेस एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट हटाओ एक्सेप्शन का मतलब नहीं। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के हिसाब से डिसाइड होती है। ओके, आपने देखा है अभी, तो ये जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना मानो एक्स अमाउंट एक पर्टिकुलर चीज का मैं मिला रहा हूँ तो 120 डिग्री सेल्सियस पे एक्स ही अमाउंट मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, इसमें कम भी मिल सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। तो सॉल्युबिलिटी इज डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप मिला सकते हो 100 ग्राम सॉल्वेंट में। कितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप मिला सकते हो 100 ग्राम सॉल्वेंट में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। ओके, कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम मिला सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर चीज का। ओके, यदि सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला का बात किया जाए, सॉल्युबिलिटी का यदि हम फॉर्मूला की बात करें तो इट्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट
by gram of solvent into 100, ठीक है ना? ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इनटू 100, इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, समझ आ गई? अब सॉल्युबिलिटी जो है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव टर्म। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी के टर्म में बात होती है, कितना क्वांटिटी है इसके अंदर, कितना ग्राम इत्यादि। ओके, सॉल्युबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में बात होती है, कितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर में प्रेजेंट है। तो सॉल्युबिलिटी एक क्वांटिटेटिव टर्म, ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फैक्टर्स on which solubility depends। देखो बेटा, आपको ये सब बहुत सिंपल में अभी पढ़ना है, बट इसकी क्वाइट वेरी गुड एप्लीकेशन है जब आप सीनियर क्लासेस में आओगे। स्टैंडर्ड 12th में एक चैप्टर ही है पूरी सॉल्यूशन, यहाँ पे अच्छी खासी मतलब गुड अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आपके आईआईटी के एग्जाम में या मेडिकल के एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अभी बिल्ड कर दो, और थोड़ा सा फीड फॉर ब्रेन में अभी भी दे दे रहा हूं ताकि आप लोग कुछ समय में कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब करो। ओके, तो ध्यान से देखना है चीजों को, क्योंकि ये सारी की कंटिन्यूएशन है, फिर जाके इसी से रिलेटेड आपके आईआईटीज में आपके मेडिकल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब रिलेटेड चैप्टर है, 9 की चैप्टर 12 में कुछ होंगे, 11th में कुछ होंगे, 10th के कुछ चैप्टर 11 12 में होंगे, वही पूछे। बस क्या है, हम लोग ना थोड़ा उसका एंगल बड़ा करके पढ़ते। ओके, बट मैं आपको थोड़ा सा पॉलिश कर देता हूँ यहीं पे कि दिमाग क्लियर रहे। ये सारी चीज आपके सिलेबस में भी है, 9th में भी है, बट यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बताया गया, वहां पे आपको न्यूमेरिकल। ओके, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप मिला सकते हो 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, तो सॉल्युबिलिटी जो है कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सॉल्युबिलिटी एक क्वांटिटेटिव टर्म है, कितना क्वांटिटी के टर्म में बात होती है। आप देखते हैं तो फैक्टर्स ऑन व्हिच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। पहला, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है। यदि सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज छोटा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है ना? Smaller the size, greater the जितना साइज छोटा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, और कैसे डिपेंड करता है? जितनी छोटी उतनी अच्छी। नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का नेचर कैसा है आप लोग पढ़ोगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। अभी फिलहाल रहने दो, ये सब सारी चीजें डिस्कस होगी आगे क्लासेस में। स्टैंडर्ड 10th में आओ, वहां पे हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब नेचर समझते हो ना, सबका कैरेक्टरिस्टिक मतलब सबका कैरेक्टर एक थोड़ा ही होता है, सबकी कैरेक्टर डिफरेंट होती है। सोडियम क्लोराइड में जो गुण होगा जरूरी नहीं है कि वही गुण प्रेजेंट होगा आपका चीनी के पार्टिकल्स। सिंपल सी बात, सोडियम क्लोराइड में जो गुण होगा वो जरूरी नहीं है कि चीनी के पार्टिकल्स में भी वही गुण हो। ओके, समझ गए? तो सॉल्यूट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है या नेचर होती है, या सॉल्वेंट की जो नेचर होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस पर डिपेंड करती है। जैसे सिंपल सी बात करता हूँ, आप नमक को मिलाओ पानी में तो नमक पानी में मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, पर नमक को आप कभी कोशिश करना पेट्रोल में मिला नहीं मिलेगा। ये दोनों के नेचर डिफरेंट है, समझे बात को? तो नेचर कैसे क्या डिफरेंट है वो छोड़ दो, अभी आपको नहीं पढ़ना, बात समझिए बात करो। सिंपल में पानी में नमक मिलाओ मिल जाए, और वहीं
आप केरोसिन तेल या पेट्रोल में नमक को मिलाओ, नहीं, कुछ कारण है, वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल समझना है सिंपल में कि नेचर सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की क्या है, उस पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। ओके, तीसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कुछ केसेस में इंक्रीज भी कर सकती है, कुछ केसेस में डिक्रीज भी कर सकती है, वो रहने दो, फिलहाल बस आप जान लो कि टेम्परेचर पे डिपेंड। चौथा प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ओके, कैसे डिपेंड करता नहीं करता है वो हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपके दिमाग में आपके लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको जानना है ये सारी चीज, इस सॉल्युबिलिटी का असर क्या क्या फैक्टर से पड़ता है। ओके, ये आपको जानना है कि सॉल्युबिलिटी का असर किन किन कारकों से पड़ता है। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। ओके, समझ गए? चलिए ये लिख लो, ये कुछ पूछना है आपको, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट हम लोग एक एक्टिविटी देखेंगे, पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ू? ये कुछ पूछना है? एनीबडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, डिफरेंट चीजों की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ये जरूरी नहीं है कि जैसे 100 मिलीलीटर पानी लिए, 100 मिलीलीटर पानी में आप जितना नमक मिला दो उतना ही चीनी मिले, जरूरी नहीं है। सबकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं हम बात, एक एक्टिविटी हम लोग देखेंगे और इस एक्टिविटी का काम है टू डेमोन्स्ट्रेट that different substances have different solubility in a given solvent। एक गिवन सॉल्वेंट में डिफरेंट चीजों का सॉल्युबिलिटी अमाउंट जो होगा वो डिफरेंट, वो हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी का एम है, एक्टिविटी तो है ही, इस एक्टिविटी का एम, तो हम लोग कर रहे हैं एक्टिविटी। अंडरस्टूड? हमारा एम है ये इस चेक करना हर एक डिफरेंट चीजों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड लेते हैं, सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट होता है ना। शुगर लेते हैं, बेरियम क्लोराइड लेते हैं, बेरियम क्लोराइड एक सब्सटेंस होती है BaSO, बेरियम क्लोराइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और बीकर लेते हैं। ओके, 3 डिफरेंट चीज लिए हैं, सोडियम क्लोराइड, शुगर, बेरियम क्लोराइड, पानी और बीकर। तो कितने सारे बीकर? 3 बीकर थे, 3 चीज है तो 3 बीकर। ओके, और एक ग्लास रॉड भी है।
ग्लास रॉड मिलानी है। प्रोसीड क्या हम करेंगे, टेक 3 different beaker and try to dissolve the individual sample. Okay. 3 बीकर लिया हम लोगों ने, देखो एक बीकर तो टेस्ट ट्यूब जैसा लग रहा था, बीकर देखते हैं, एक बीकर, दूसरा बीकर और तीसरा बीकर, ठीक है। तीनों में 50 ml पानी ले, ठीक है ना। तीनों में पानी जो लोगे सेम अमाउंट में लोगे 50 ml, तीनों में 50 ml वाटर। ओके, अब हमें क्या करना है, एक एक करके सोडियम क्लोराइड एक में मिलाना है, एक में शुगर मिलाना है, एक में बेरियम क्लोराइड मिलाना है, ठीक है। टेक 3 डिफरेंट बीकर एंड ट्राई टू डिसॉल्व द इंडिविजुअल सैंपल इन 50 ml वाटर। कीप एडिंग, और तब तक आपको ऐड करते रहना है, कीप एडिंग टिल no more of samples can be added. Note your observation. इसमें डालते रहो मिलाते रहो, डालते रहो मिलाते रहो, तब तक डालते मिलाते रहो जब तक और ज्यादा सैंपल इसमें ना मिले, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपको लगेगा कि और ज्यादा नहीं मिल रहा है, उस पॉइंट पे आप नोट कर लो कि कितना डाले हो, कितना ग्राम डाले हो, ठीक है ना। आप पहले तो वजन करके रखना, वजन कर मतलब एक काम करना, एक एक ग्राम करके डालना, 1 ग्राम डालना, 1 ग्राम डालना, 1 ग्राम, 1 ग्राम डालना, फिर 1 ग्राम, फिर 1 ग्राम मिलाते रहना। और फिर एक ऐसा पॉइंट आगे लगेगा कि अब एक्स्ट्रा 1 ग्राम आप डाल दिए और मिला नहीं है, तो उस पॉइंट पे डालना छोड़ो और नोट कर दो उसका रीडिंग कि कितना मिला, इसका भी नोट कर लो, इसका भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करो, ये करने के बाद हीट द सैंपल एंड ट्राई डिसॉल्विंग अगेन। एंड देन देखो काफी चीज हम कर रहे हैं, ये एक्टिविटी में दिमाग लगाने की है। 3 डिफरेंट बीकर लिए, पानी है, तीनों में 1-1 ग्राम करके डाल रहे हैं, और तब तक डाल रहे हैं और मिला रहे हैं जब तक एक एक्स्ट्रा ग्राम जो डाले वो बैठना। तो हमने नोट कर लिया कितना पॉसिबल है मिलना 50 ml में सबका, वो कर दिया। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये करने के बाद फिर इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट द सैंपल एंड ट्राई डिसॉल्विंग अगेन। हीट करो इसको और डिसॉल्व करने का कोशिश करो इसमें, और देखो कि क्या एक्स्ट्रा डिसॉल्व होता है, और यदि एक्स्ट्रा डिसॉल्व हो रहा है या ना हो रहा है जो भी, फिर तो उसके बाद आप उसको ठंडा। तो कंक्लूजन आपको देखना है कि क्या है, क्या कंक्लूजन से पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया, नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है डिफरेंट सैंपल्स हैव different solution at a given temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट सैंपल्स की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट, मतलब बोलने का मतलब मानो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो 25 डिग्री सेल्सियस में जितना इसमें यदि x ग्राम मिल पाया, तो इसमें y ग्राम मिला और इसमें z ग्राम मिला, सब में
अलग अलग ग्राम मिली सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि अलग चीजों की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग होती है एक ही गिवन सॉल्वेंट पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, सबकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। फिर नोट करना था, हीट द सैंपल एंड ट्राई डिसॉल्विंग अगेन एंड देन। जब हीट करते हैं तो क्या होता है, मोर ऑफ द सॉल्यूट dissolves and when cooled crystallizes out। देखो ध्यान से बात सुनो, जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है कि मतलब व्हेन हीटेड है, ठीक है ना, व्हेन हीटेड, जब हम लोग हीट करते हैं मोर ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व, जब हीट करेंगे तो और ज्यादा सॉल्यूट मिल जाता है उसमें, और फिर जब कूल करते हैं तो एक्स्ट्रा वाला क्या होता है, क्रिस्टल्स बन बन के बैठ जाते हैं। समझे बात को, जब हीट किए तो और सॉल्यूट उसमें मिलने लगा, और जब हम ठंडा किए हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला था वो फिर से नीचे में आके बैठ गया। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी, और जब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए तो फिर से जो एक्स्ट्रा अंदर में गया था वो बाहर में आके। ओके, तो ये तो ऑब्जर्वेशन थी, और कंक्लूजन तो आप लिख ही सकते हो खुद से। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन में आप लिखोगे each sample has different solubility and as temperature increased here the solubility increased and when cooled extra samples come out। okay, simple सा conclusion तो खुद लिख सकते हो, तो लिख देता हूं मैं, बोलो तो different substance have different solubility and solubility differs with temperature। टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी डिफर करती है। अंडरस्टूड, ये सिंपल सी बात है आपकी। तो इस एक्टिविटी से हम लोगों ने क्या देखा, इस एक्टिविटी में वेरी सिंपल में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट चीजों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, गर्म किए तो सॉल्युबिलिटी में चेंज आ रही है, और फिर ठंडा कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो उसके अंदर में घुस जा रहा है वो बाहर। बस ये दिमाग में रखना है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन काफी है। बाद में लग रहा है सुनने में बहुत सिंपल एक्टिविटी, पर ये एक्टिविटी करवाने का रीजन बहुत, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को बाद में समझ आएगी। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ू, चलिए। सर मिटाइए मत। हाँ, क्या बोल रहे हो, लिख रहे हो? हाँ यस सर। लिख लो लिख लो। सर हाँ बोलिए बेटा। बोल रहे सर, आप जो कंक्लूजन लिखे हैं उसको एक बार रीड कर दीजिए ना। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट अ गिवन टेम्परेचर। सिंपल सा बात, खुद से लिख सकते हो। और ये भी देखो, इसमें और थोड़ा सा लिखा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड जनरली solubility increases with increase in temperature and if you decrease the temperature extra solute comes out। बस ये लिखना सिंपल। समझ गए? चलो
स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख सकते हो। चलिए आगे, हो गया सबका? Yes, sir. चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और आप लोग बनाओगे। 2.5 ग्राम of a substance X is dissolved in 25 gram of a solvent while at 25 degrees Celsius. What is the solubility of X? चलिए निकालिए। बनाओ, कौन बनाएगा इसका? जल्दी बनाओ। 2.5 gram of a substance X is dissolved in 25 gram of a solvent Y at 25 degrees Celsius. What is the solubility of X? चलो 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, बनाओ। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, उसको बनाना है। नहीं बना? किसी का नहीं आंसर आया क्या? देखिए Sir, 10. 10 ग्राम सही। सॉल्युबिलिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? क्या बताया था? ग्राम ऑफ सॉल्यूट by gram of solvent into 100. ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2.5। सॉल्वेंट कितना है? 25 into 100। ओके, तो 22.5 वन गया और ये 10 जा, बता दो कितना होगा? 10। ओके, सॉल्युबिलिटी हो गई 10 ग्राम। समझ आई कि नहीं समझ आई? बहुत सिंपल। ग्राम कितना? ग्राम ऑफ सॉल्यूट का ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का इनटू 100, 2.5 10 या 25। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटासियम? नहीं ऐसे, what maximum amount of solute of KCl can be dissolved in 50 ml of water if solubility of KCl is 46 gram per 100 gram of। चलो बना।
सर आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है। नहीं बेटा, बोर्ड ठीक है, आपका वीडियो का प्रॉब्लम होगा। यहाँ से सब कुछ ठीक है, यहाँ से एवरीथिंग इज ओके। चलिए क्वेश्चन बनाइए। What maximum amount of KCl can be dissolved in 50 gram of water? 50 ग्राम of water कितना मैक्सिमम KCl आप मिला सकते हो? Sir, 23 gram. यस, वेरी गुड। देखो सॉल्युबिलिटी दिया है 46 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या है? 100 ग्राम कैन डिसॉल्व 46 ग्राम, 100 ग्राम कैन डिसॉल्व 46 ग्राम। या ऐसे बना लो इसको, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, क्या सिंपल में कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है इसको। 100 ग्राम में 46 ग्राम मिला सकते हो, तो 50 ग्राम में कितना मिलेगा? उसका आधा, है कि नहीं? 100 ग्राम में 46 ग्राम मिलेगा, तो 50 ग्राम में कितना मिलेगा? इसका आधा ही ना, है कि नहीं? यहाँ पे ऐसे लिख दो, हाफ द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल डिसॉल्व हाफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज पर द सॉल्युबिलिटी। इसका आंसर है 23 ग्राम। बहुत सिंपल। तो दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक टर्म डिस्कस करता हूं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो। These two terms are relative to one another. देखो हम जब बोलते हैं कंसंट्रेटेड, हम जब बोलते हैं डाइल्यूट, तो एक्चुअली हम लोग कंपेयर करते हैं दो चीजों, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सपोज करो मैंने 100 ग्राम वाटर दिया और एक दूसरा बीकर में भी 100 ग्राम वाटर दिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं इसमें, 20 ग्राम, मानो कोई सॉल्यूट एक्स मिला था, 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम सॉल्यूट एक्स डाला, कोई भी सॉल्यूट, और इसमें मैं 70 ग्राम सॉल्यूट एक्स डाला, मानो मिल गया, पूरी तरह से मिल गया, ये 70 ग्राम सॉल्यूट एक्स डाला, ये ए है और ये बी। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा। ए इज मोर डाइल्यूट, या ऐसे बोल दूंगा, सॉल्यूशन ए इज मोर डाइल्यूट देन सॉल्यूशन। क्या ये सही है? ऑब्वियसली सही है। सॉल्यूशन ए ज्यादा डाइल्यूट देन सॉल्यूशन बी। बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट मिलाया हुआ है वो कम मात्रा में मिलाया हुआ है कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। अंडरस्टूड? तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एक रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात होती है,
ओके मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ सॉल्यूशन ए इज मोर डाइल्यूट देन सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट की मात्रा है वो कम है कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। ओके और यदि मैं ऐसे लिखूं solution B is more concentrated than solution A। तो क्या आप एग्री कर रहे हो ये स्टेटमेंट से? नीचे वाला Yes, sir. स्टेटमेंट नीचे वाला स्टेटमेंट सही है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. हाँ सही है। सॉल्यूशन बी इज मोर कंसंट्रेटेड मतलब बोलने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन बी जो है उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज्यादा है कंपेयर टू सॉल्यूशन ए। ओके तो हम लोग कंपेयर करते हैं जब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात होती है तो दो पर्टिकुलर चीज की कंपैरिजन होती है। इसमें एक बात बताओ पानी का मात्रा इसमें ज्यादा होगा कि इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा? यदि सॉल्यूशन इसी तरह से तैयार ऑब्वियसली सॉल्वेंट का मात्रा इसी में ज्यादा है कि नहीं? सॉल्वेंट का मात्रा इसी में ज्यादा है। मानो आपको कोई बोल दिया कि 1000 ग्राम सैंपल ऑफ ए टेकन और इसका भी 1000 ग्राम सैंपल ऑफ बी टेकन। तो आपसे पूछा गया पानी का मात्रा या मतलब बोलोगे कि सॉल्वेंट का मात्रा किसमें ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? किसमें ज्यादा है? सॉल्वेंट का मात्रा 1000 ग्राम ए में ज्यादा होगा कि 1000 ग्राम बी में ज्यादा होगा? कोई बोलो। ऑब्वियसली इसका मैं यदि 1000 ग्राम सैंपल बनाता हूं है तो अभी तो 120 ही ग्राम है पर मैं यदि इन दोनों को मिला के 1000 ग्राम सैंपल बनाता हूं ऐसा ही क्वांटिटी का तो इसमें पानी का मात्रा ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। ओके वेरी सिंपल में तो एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को एक दूसरे से कंपेयर करके बताते हैं। जो आप लोगों को मैंने बताया इसमें जो है कम है कंपेयर टू दिस तो हम बोलेंगे कि ये ज्यादा डाइल्यूट है कंपेयर टू दिस। इसमें ज्यादा है तो हम बोलेंगे ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है समझ आ गई होगी। कोई दिक्कत तो पूछ लो नहीं तो आगे बढ़ते आगे आज तो नहीं बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। कोई डाउट है आपको तो पूछो मुझसे यहाँ पे। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? सर हाँ बोलिए बेटा। सर दोनों सॉल्यूशन तो सर 100 ग्राम है तो फिर वो ज्यादा कैसे हो गया? अरे समझो मतलब कि मैंने अभी तो 120 ग्राम बनाया अभी 120 ग्राम पर ऐसा ही मैं क्या 1000 ग्राम का सैंपल नहीं बना सकता हूँ? इसी से मतलब इसी कंसंट्रेशन का बना सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अरे मतलब समझो कि एक मतलब समझ लो कि दूध खरीदने जाते हो तो एक जिससे दूध खरीदते हो उसने कसम खाया है कि मैं 1 लीटर दूध में मतलब 1 पौवा पानी मिलाऊंगा। वो कसम खाया तो 10 लीटर दूध को वैसा ही बनाना चाहता है ठीक है ना? तो 10 लीटर दूध में वो कितना पौवा पानी मिलाएगा? सर 10 होगा। 10 पौवा मिलाएगा तो उसी का जैसा बना ना वो। तो वही मैंने इंक्रीज कर दिया ऐसा ही कंसंट्रेशन का ऐसा ही कंसंट्रेशन का ऐसा ही कंसंट्रेशन का एक ओके तो सपोज आइडिया क्लियर होगी और इसमें कंफ्यूजन है तो बता इसमें दिमाग मत एकदम सिंपल में ऐसे समझ एकदम सिंपल में ऐसे समझ कि इसमें ये ज्यादा डाइल्यूट है कंपेयर टू दिस और ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है बस उसमें दिमाग मत लगा। कंसंट्रेशन वो होती है मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन वाला कैसे सैंपल बनाते हैं। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर योर क्लास और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 9th में भी पूछे जाती है और सीनियर क्लासेस में तो काफी इसकी एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट क्लास पे जितना मैं पढ़ाया हूं अभी तक वो सारी चीजों को पढ़ के आओ। ओके मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। So thank you for today. Thank you.